हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो कोशिका का चक्कर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसके दो फेजेस आते हैं। एक आता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज को ही रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है या फिर विश्राम फेज भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो फेज रहेगा वो रहेगा आपका एम फेज। एम की जो फुल फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप समसूत्री यानी कि माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे माइटोटिक फेज बन जाएगा। एंड वैसे ही अगर आप मियोसिस के बारे में पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे बन जाएगा मियोटिक फेज। तो एम फेज इसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द इंटरफेज। इंटरफेज में आप देखो यहाँ लिखा है एक जगह पे गैप 1। तो एक साइकिल याद कर लो जो हमने पहले पढ़ी थी, दैट इज सेल पहले ग्रो करेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड फाइनली उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो ये सीक्वेंस हमने देखा था किस तरह से कोऑर्डिनेशन में रहता है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स की वजह से। ठीक है। नाउ जीवन फेज में अगर आए, जिसको हम गैप 1 भी बोलते हैं या फिर अंतराल भी बोल देते हैं हिंदी में अगर बात करें, तो ये रहता है आपका गैप 1 फेज। गैप 1 में क्या होता है, जो आपका सेल होता है, जैसे कि आपको याद होगी न्यूक्लियस हमने इसके अंदर पढ़ा था। तो न्यूक्लियस का काम क्या था? ऑर्डर देने का, कमांड देने का। तो जितने भी ऑर्गेनेल, जितने भी अंग किस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्डर कौन देता है? तो आपका न्यूक्लियस ऑर्डर उनको देता रहता है। ठीक है। चलो ऑर्डर भी दे दिया। ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सबसे पहला फेज आपका यहाँ पे देखो एस फेज लिखा है। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं, सिंथेटिक फेज। यहाँ पे आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए की यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। तो जब डीएनए को रेप्लिकेट करना है ना, अपनी एक और कॉपी बनानी है, तो उस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपके सेल को। तो इसी वजह से सेल क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to 10 आवर्स जो है वो जीवन फेज में ही लगा देगा। क्यों लगाएगा 8 to 10 आवर्स? यहाँ पे सेल प्रॉपरली ग्रो करेगा। जो कोशिका है वो पूरी तरह से अपनी ग्रोथ शो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे डीएनए पहले रेप्लिकेट होना है। और जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज आपका तकरीबन 5 से 8 घंटे या फिर 6 से 8 घंटे तक चल जाता है। ठीक है। सेकंड मोस्ट जो लॉन्गेस्ट आएगा वो आपका एस फेज ही आता है। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा रहता है? तो वो G1 रहता है, लॉन्गेस्ट फेज। अब देखो, जब डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट करा, यानी कि अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली, तो सेल की जो एनर्जी थी वो काफ़ी यूज़ होगी। ठीक है, कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा एंड प्रोटीन भी यूज़ हो गई होगी। तो सेल को उसकी कहीं ना कहीं कमी आई होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से एक और गैप लेगा, जिसको हम बोल देते हैं गैप 2। गैप 2 में भी क्या करेगा सेल? अपने आप को जो भी एनर्जी की कमी पड़ी थी उसको दोबारा से बनाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोल देगा कि एटीपी बनाइए। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली टाइप थी उसको बोल देगा कि प्रोटीन बनाइए। वैसे ही राइबोसोम थे, उनको भी क्या बोल देगा? प्रोटीन बनाइए। तो ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पे होती हैं? आपके गैप 2 के अंदर। अब आपका डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। अब जो आपका सेल है वो एक नए सेल डिवाइड करने के लिए, यानी कि न्यू सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और यहाँ पे 3 फेज रहेंगे जिसको हम पी मैट से याद रख सकते हैं, यानी कि पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। ठीक है। तो ये जो पी मैट का सीक्वेंस है, आप चाहे माइटोसिस पढ़ रहे हो या फिर मियोसिस 1 पढ़ रहे हो या फिर मियोसिस 2 पढ़ रहे हो, ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये सेम ही रहेंगे। बस मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है इसमें और भी स्टेप आ जाता है, LZP-DIA। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जैसे जैसे चलेंगे। आपकी स्टेट एग्जाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट स्टिल आपको मैं इंट्रोडक्शन सा दे दूंगी। अब इससे पहले आगे चले, आपको एक चीज़ समझनी है, वो है आपका सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? कई बार क्या होता है ना, जब गैप 1 फेज चल रहा होता है, गैप 1 की बात करी यहाँ पे मैंने, ठीक है, गैप 1। गैप 2 में ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे एक प्रतिलिपि होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। एक होती है आपकी ट्रांसलेशन। तो अभी तो ये नाम याद रखो, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको प्रतिलिपि कह देते हैं। ठीक है, प्रतिलिपि। और ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ही रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सेंट्रल डोगमा वाला फेज है, कई बार क्या होता है डीएनए को ही ऑर्डर दे देता है न्यूक्लियस की, अभी तुझे सिंथेसाइज करनी है, अपनी कॉपी बनानी है, तो उससे पहले प्रोटीन बना दो। तो प्रोटीन बनाने का तरीका देखो, ये था ना आपका डीएनए।
दिस वॉज योर डीएनए। डीएनए में मैं देखो 2 सांप बनाए, एक ऐसे बनाया एक ऐसे बनाया, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड बोल देते हैं इसको, डबल स्ट्रैंड है, जैसे आपकी सीढ़ी होती है ना वैसे दिखाई देता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जो आपका डीएनए होता है इसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका एडेनिन, दूसरा रहता है ग्वानिन, तीसरा रहता है साइटोसिन, एंड जो चौथा है वो रहता है थाइमिन। ठीक है, ये तो पहली स्टोरी हुई डीएनए की। डीएनए क्या करता है, खुद को अनकॉइल कर देता है, और जब अनकॉइल करता है तो ये बना देता है आपका आरएनए, यानी कि अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और ये बन जाएगा आरएनए। तो ये जो पहले देखा आपने ये तो था डीएनए, ये बन गया आरएनए। आरएनए में भी एडेनिन होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, बट यहाँ पे थाइमिन की जगह पे आ जाता है यूरासिल। ठीक है, तो यूरासिल आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो जिस प्रोसेस से डीएनए अनकॉइल हुआ और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर कुछ पूछेंगे कि मैम दूसरा स्ट्रैंड कहाँ गया, तो वो दूसरा भी सिंगल ही पड़ा हुआ है अब। ठीक है, दोनों सिंगल हो चुके हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कई बार उल्टा भी हो जाता है, डीएनए भी बन जाता है आरएनए से। जब डीएनए को आरएनए से बनाना होता है तो वहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है, और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब उल्टा हो गया प्रोसेस, पहले डीएनए से आरएनए, ये तो बड़ा कॉमन है, पर जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। उसके बाद जो आपका आरएनए है ये बनाएगा प्रोटीन। क्या बना देगा, प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे, जो लास्ट में प्रोडक्ट आएगी आपकी, दैट इज प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस थी, तो प्रोसेस का नाम भी याद रख लो, दैट इज ट्रांसलेशन। और ये पूरा का पूरा फिनोमिना अभी सेंट्रल डोगमा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डीएनए क्या करता है, अपनी भी रेप्लिकेशन करता है, जो कि आपने सिंथेटिक फेज में पढ़ा, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन भी करता रहता है। अब ये जो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धर्म कंठिता, यानी कि सेंट्रल डोगमा। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल डोगमा। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ये आपके गैप 2 में नहीं होती, क्योंकि डीएनए मतलब ही निकला, उसने खुद की कॉपी तो बना ली, और कॉपी बनाने के बाद बोला अब मैं काम नहीं करता। ठीक है, सो गैप 2 में आपको ये प्रोसेस नहीं मिलती, बट यस गैप 1 में ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, सो ये आपकी सेल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो ये आपने अभी तक पढ़ा, जो भी गैप 2 तक हमने पढ़ लिया। गैप 1 में हमने देखा किस तरह से सेल ग्रो किया। कल को क्वेश्चन आ जाए आपसे कि लॉन्गेस्ट जो फेज होता है इंटरफेज का, वो कौन सा होता है, वो रहता है आपका गैप 1। और अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा गैप 2। गैप 1 तकरीबन 8 से 10 आवर्स तक रहता है, 8 से 10 घंटे रहता है, जबकि गैप 2 3 से 4 घंटे तक ही रहता है। और वहीं पे आपका सिंथेटिक फेज था, ये कम से कम कई बार 4 से लेके 6 से लेके 8 घंटों तक रहता है, तो ये बीच का आ जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में हुई, आपके सिंथेटिक फेज के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, डू रिमेंबर दिस। अब एक्चुअल जो सेल डिवीजन होती है वो इंटरफेज में नहीं होती, जो आपका सेल है वो एक्चुअल में कहाँ पे डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है आपके एम फेज के अंदर। कहाँ पे, एम फेज के अंदर, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है कि 4 फेजेस रहेंगे। 4 फेजेस कौन कौन से हैं, तो मैंने ट्रिक भी आपको बता दी, ट्रिक का नाम था पी मैट। क्या है, पी मैट। पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, याद कर लो इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहती है। प्रोफेज एंड देन मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहेगा, एंड टी फॉर टीलोफेज। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, टीलोफेज। नाउ माइटोसिस में देखो कैसे कैसे स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। वो चीज़ क्या पढ़ी थी कि जो आपका सेल होता है, इस तरह से आपका सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। पर जो आपका क्रोमेटिन था वो कहाँ पे पड़ा था, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, ये था आपका पहले क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन, फिर हम पढ़ रहे थे कि क्रोमेटिन से ही बनता है क्रोमोसोम। तो ये कंडेंस फॉर्म कब बनती है, तो ये बनती है आपके प्रोफेज के अंदर। इस डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो। इवन किसी ने अगर बैचलर ऑफ साइंस करी है मेडिकल के अंदर, तो ये स्लाइड्स में बहुत अच्छे से दिखती थी। अनियन रूट टिप दिया जाता था आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अनियन रूट टिप, उसमें बहुत अच्छे से दिखता था ये। तो जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में कब बनते हैं, वो आपके प्रोफेज के अंदर बनते हैं। लेट प्रोफेज को आप स्किप कर सकते हो, स्टेट एग्जाम्स में ये कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। पर हाँ, एक यहाँ पे आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 2 ट्यूब्स ही दिख रही होंगी इस तरह से,
ये ट्यूब क्या है, ये दो ट्यूब्स को अगर अकेले अकेले बोलोगे तो ये आ जाएगा आपका सेंट्रियोल, और जब दोनों को सम अप कर लोगे तो दो सेंट्रियोल से बनता है सेंट्रोसोम। और याद करो सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन था, सेंट्रोसोम का फंक्शन था सेल की डिवीजन करवाना। तो सेल को डिवाइड कौन सी अंगक करवाती है, कौन सी ऑर्गेनेल करवाती है, वो करवाती है आपकी सेंट्रोसोम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। वैसे ही ये तो एनिमल्स का केस था, और प्लांट्स में मैंने बोला था आपको पी फॉर प्लांट्स एंड पी फॉर पोलर कैप्स, बिकॉज ये जो आपको ना यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इसको, ये जो स्पिंडल फाइबर दिखता है ये प्लांट्स के केस में डिफरेंट बनता है एंड एनिमल के केस में डिफरेंट बनता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, स्पिंडल फाइबर। तो इसी वजह से एनिमल सेल के केस में आपको सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल मिलता है, और वहीं पे प्लांट सेल के केस में आपको पोलर कैप्स मिल जाती हैं। अब आते हैं मेटाफेज के ऊपर। मेटाफेज में एक चीज़ ठीक से ऑब्जर्व करना, वो क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम है ना वो एक लाइन में आ गए हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में कब आते हैं, कौन से फेज के अंदर है, तो वो सेकंड फेज रहता है आपका, दैट इज योर मेटाफेज। एनाफेज में देखना, ये क्रोमोसोम ऐसे था ना, चार टांगों वाला था, दो ऊपर को थी दो नीचे को, ये बीच में सेंट्रोमेयर होता है, ये टूट जाएगा और दो टांगे ऊपर की तरफ चली जाएंगी एंड दो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो अब सोचो अब क्या होने वाला है, अब न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला है आपका, जो न्यूक्लियस है यहाँ से डिवाइड कर जाएगा। इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस भी बोल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जब समझाया था तो वहाँ पे बोला था कि कैरियो कहीं पे भी दिख जाए इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस का मतलब क्या था, किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं दिस फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस सेपरेट हुआ। अब अंदर की देखो, हमने क्या देखना था कि दो डॉटर सेल बनेंगे, और दो डॉटर सेल जब बनेंगे तो उनका डिवाइड होते टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दोनों को एक एक न्यूक्लियस भी मिल जाए। तो अब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, तो अब साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा और दो प्रॉपर डॉटर सेल्स बना देगा, और जो आपके दो डॉटर सेल्स हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। ये थी माइटोसिस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो 46 ही रहेगा, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स के अंदर चल रही है। सोमैटिक सेल कौन से होते हैं, तो दोबारा से एक बार आपको अगर याद करवा दूँ तो आपके जर्म सेल को छोड़ के प्रजनन वाले जो सेल्स होती हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, एंड दूसरा क्या था, डिम्ब यानी कि आपका अंडा, एग, ठीक है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो सारे सोमैटिक सेल हैं। तो उनमें ये वाली प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रोमेटिन का कन्वर्जन कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम कब बने, तो प्रोफेज में बने। एंड जो मेटाफेज था, सॉरी, जो आपके क्रोमोसोम थे वो सेंटर में कब अलाइन हुए, तो आपके मेटाफेज में अलाइन हुए। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि जो क्रोमोसोम थे वो बीच से टूट के दोनों डिफरेंट एंड्स पे कब गए, तो वो एनाफेज के अंदर गए। एंड आपके न्यूक्लियस कब सेपरेट हुए, तो वो टीलोफेज के अंदर गए। एंड फाइनली यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि दो सेल्स बनके तैयार हो जाते हैं। बस आपने अभी के लिए एक चीज़ याद रखनी है, जब भी माइटोसिस होगी तो उस केस में दो डॉटर सेल्स बनेंगे, और जब भी मियोसिस होगी तो मियोसिस के केस में चार डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम बन गए आपके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस पूरी तरह से अभी के लिए डिसअपियर हो जाते हैं जब ये प्रोसेस चल रही होती है। फिर आता है आपका मेटाफेज, यहाँ पे क्रोमोसोम मिडल में अलाइन हो गए थे और स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड थे। एनाफेज में हमने देखा जो एक एक टांग होती है ना, इनको क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमेटिड क्रोमेटिड तो 4 क्रोमेटिड होते हैं, 2 क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चले गए थे, 2 क्रोमेटिड नीचे की तरफ आ गए थे, दैट फेज इज एनाफेज। टेलोफेज के केस में क्या होता है, पूरी की पूरी डिवीजन हो जाती है साइटोप्लाज्म की, यानी कि दो डॉटर सेल बनके तैयार हो जाते हैं। सो हेंस वी कैन से कि जो एक्चुअल सेल डिवीजन हुई वो कहाँ पे हुई, आपके एम फेज के अंदर। एम फेज में भी पूछ लिया जाए कहाँ पे, तो टेलोफेज। ठीक है, अब देखेंगे मियोसिस। मियोसिस की पहले तो दो टाइप्स याद रखो, 1 और 2। मियोसिस 1 को ऋणात्मक भी बोल देते हैं, अर्धसूत्री भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 46 एंड हाफ, 46 का हाफ हो जाएगा एंड कितना रहता है, 23 रहता है। तो जब मियोसिस होती है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कह देते हैं, रिडक्शनल। ठीक है, ऋणात्मक। ठीक है जी, उसके बाद आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 को इक्वेशनल भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार क्रोमोसोम का नंबर 23 आ गया, 23 की जब बात हो रही है तो आपके स्पर्म एंड ओवम की बात हो रही है, क्योंकि अगली जनरेशन बनाएंगे तो 46 क्रोमोसोम चाहिए थे, तो यहाँ से भी 23 जाएगा, यहाँ से भी 23 जाएगा, आगे जाके 46 हो जाएगा। तो इन
क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज ना हो, 23 ही रहे, तो उसके लिए होती है आपकी मियोसिस 2। तो ये संतुलन बनाने के लिए है, जो आपकी मियोसिस 2 होती है ना, ये संतुलन संबंधी है कि 23 ही रहे, इसका 46 ना बन जाए पहले ही, तो उसको बैलेंस में लेके चलती है। तो जो मियोसिस 2 होती है बाकी सारी सेम होती है एज दैट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की तरह ही आपकी मियोसिस 2 भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर मियोसिस हैपन। मियोसिस 1 के केस में ना बस एक स्टेप एडिशनल होता है प्रोफेज में, वो ये रहता है, इसके लिए आई थिंक एक छोटी सी हमने ट्रिक बनाई थी, वो थी लीता जा पानी डिप लीता ने जाते ही पानी डिप दिया। यस, लीता ने जाते ही पानी डिप दिया। तो ये तो चलो खैर मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए नहीं होंगी, जो स्टेट एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा इतना डेप्थ में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या फिर पैकेटिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं आपको करनी है। ठीक है, अपने लिए बस इतना याद होना चाहिए कि मियोसिस जो है वो रिडक्शनल है, ऋणात्मक है इसमें, क्योंकि 46 से कितने क्रोमोसोम रहते हैं आपके, 46 से बचते हैं ओनली 23 क्रोमोसोम, एंड मियोसिस 2 उसको बैलेंस करती है। सेम है माइटोसिस की तरह, बाकी पी मैट यहाँ पे भी चलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो पी मैट वाला कॉन्सेप्ट है ये सभी में कॉमन रहेगा। तो आपके जितने भी हरियाणा का है, एचपी का है, पंजाब, इवन उत्तराखंड, जितने भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, दिस थिंग विल रिमेन कॉमन। तो यहाँ पे डिफरेंस था, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। माइटोसिस में क्या हुआ, सोमेटिक सेल्स में हुआ, तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर 46 रहेगा। इस कंडीशन को हम डिप्लॉइड भी बोल देते हैं, एंड 2n इसका फॉर्मूला रहता है। कितने डॉटर सेल बने थे एंड में, 2। वहीं पे कौन से सेल थे, तो ये सारा तो बता दिया मैंने आपको। मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस में क्या था, ये जर्म सेल में होता है, यानी कि स्पर्म एंड ओवम में होता है। 23 क्रोमोसोम यहाँ पे रहते हैं, कंडीशन को बोल देते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का फॉर्मूला रहता है 1n के बाद कितने डॉटर सेल्स बन के आते हैं, तो 4 डॉटर सेल्स बन के आते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर सेल डिवीजन। आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द video, do like and share as well as subscribe the channel. Till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day. Keep watching, keep studying.